नमस्ते। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद इसका कारण ये है कि आपको समझना है कि आप कहाँ और कैसे रश कर सकते हैं। अपोस्टिल एक भारतीय पैन कार्ड की कॉपी जिसे टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर दर्ज दस्तावेज माना जाता है। इसकी लागत क्या होगी? वर्तमान प्रोसेसिंग समय क्या है? टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर के लिए आपको वे कौन से ज़रूरी कदम फॉलो करने होंगे? सबसे पहले टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर दर्ज दस्तावेज जैसे पैन कार्ड अपोस्टिल के लिए हमें ईमेल या फैक्स के जरिए ना भेजें। लेकिन इसमें एक अपवाद है जिसे हम अभी 1 मिनट में समझाएंगे। आपको या तो हमें डाक द्वारा या हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में स्वयं आकर मूल वेटिंग साइन की गई प्रमाणित प्रति हल्फनामा और अपने पैन कार्ड की एक फोटोकॉपी जमा करनी होगी। दूसरा, सभी गैर दर्ज दस्तावेजों पर टेक्सास नोटरी पब्लिक द्वारा सही तरीके से वेट इंक में नोटराइजेशन होना चाहिए। आप किसी अन्य राज्य या किसी अन्य देश के नोटरी का उपयोग नहीं कर सकते, केवल टेक्सास नोटरी ही मान्य है। फिर आपको किसी वकील को या टेक्सास नोटरी को अपने गैर दर्ज दस्तावेज पर या उसके साथ ये टेक्सास नोटरी ज्यूरर मुझे यकीन नहीं है या यहाँ दिखाए गए अनुसार स्वीकृति का पाठ। तो एक भारतीय पैन कार्ड पर जो इस तरह दिखेगा, आप संयुक्त राज्य अमेरिका में पैन कार्ड का अपोस्टिल नहीं करवा सकते। आप सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड की फोटोकॉपी का अपोस्टिल ही हासिल कर सकते हैं, और एक नोटरी केवल कॉपी का अपोस्टिल करने में सक्षम नहीं होता है। आप पैन कार्ड धारक के रूप में, यानी आपकी फोटो जो आईडी पर है, आपको एक प्रमाणित कॉपी शपथ पत्र बनाना होगा, उसे नोटराइज करवाना होगा और उसे फोटोकॉपी के साथ संलग्न करना होगा। केवल तभी टेक्सास के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसका अपोस्टिल करेंगे। तो यही है जो आपको करना होगा। तो यहाँ एक प्रमाणित कॉपी शपथ पत्र है। आपको बस इतना करना है कि उसे हाइलाइट, कॉपी और पेस्ट करें, फिर वर्ड डॉक्यूमेंट में डालकर प्रिंट कर लें, या फिर बस यहाँ पीडीएफ पर क्लिक करें और ये सारे हाइलाइटेड टेक्स्ट को डाउनलोड कर देगा। मैंने आपको अभी दिखाया। आप उसे प्रिंट कर लें। आप अपनी पैन कार्ड की रंगीन फोटो कॉपी बनाएं। आप उसे पेपर क्लिप से जोड़ें और फिर किसी भी टेक्सास नोटरी के पास जाएं और उसे नोटराइज करवाएं, और यही आपको हमें मेल या ड्रॉप ऑफ करना है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन निर्देशों का पालन करें, क्योंकि नोटरी इसमें गड़बड़ कर सकता है। इससे आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होंगे, क्योंकि आपको हमें दूसरी बार भुगतान करना पड़ेगा। अगर ये पहली बार नोटरी की गलती के कारण रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसा अक्सर होता है। तो यहाँ इस खाली जगह में, यहाँ पर ये आपका नाम होना चाहिए। आपको अपना नाम बिल्कुल वैसे ही प्रिंट करना है जैसा कि आपके भारतीय पेइंग कार्ड पर छपा है। अगर उसमें आपका मिडिल नेम है या सिर्फ मिडिल इनिशियल है या मिडिल नेम नहीं है, तो आपको बिल्कुल वैसे ही प्रिंट करना है। आपको करना ही होगा। नहीं, यहाँ पर आप अपना नाम साइन ना करें, यहाँ नाम प्रिंट करना है। आपको अपना नाम यहाँ साइन करना है जहाँ लिखा है पेइंग कार्ड होल्डर सिग्नेचर। और फिर नोटरी जुरैट में यहाँ पर नोटरी आपका नाम प्रिंट करेगा बिल्कुल वैसे ही जैसा ऊपर था। दोनों का मेल होना ज़रूरी है। तो जैसे भी आपका नाम इंडियन पेइंग कार्ड पर प्रिंट है, नोटरी को ठीक उसी तरह यहाँ आपका नाम प्रिंट करना होगा और फिर नोटरी यहाँ अपना नाम साइन करेगा। नोटरी द्वारा की जाने वाली कई गलतियों में से एक ये है कि वे यहाँ अपना नाम प्रिंट कर देते हैं क्योंकि वे ध्यान नहीं देते। उन्हें पता नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं। कहने के बावजूद वे कार्ड होल्डर की जगह गलती से नोटरी का नाम प्रिंट कर देते हैं और आपका दस्तावेज रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर कभी कभी तो वे आपको यहाँ हस्ताक्षर करने के लिए कहेंगे, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपको एफिडेविट पर केवल एक बार साइन करना है और वह है यहाँ इस लाइन पर। और नोटरी को भी केवल एक ही जगह यहाँ साइन करना है। अन्यथा आपको बस अपना नाम 2 बार प्रिंट करना है। आप टेक्सास ई नोटरी का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन वर्चुअल या रिमोट नोटरी भी कहा जाता है, अपने दस्तावेज को ज़ूम या वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नोटराइज़ करवाने के लिए, अगर आप वर्तमान में टेक्सास या अमेरिका में नहीं रहते हैं। इसके लिए आप हमारे संपर्क करें पेज पर अपना ई-साइन और नोटराइज़्ड दस्तावेज अपलोड कर दें। आपको हमें कुछ भी मेल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्लिक करके सीधे हमारे संपर्क पेज पर जाइए। आप यहाँ महिला पे क्लिक कर सकते हैं या आप वहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। हमारे टेक्सास अपोस्टल पेज पर नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन ऑर्डर फॉर्म को विस्तार से भरें। इसे प्रिंट कर हमें भेजें। साथ में प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल लगाएं ताकि हम दस्तावेज आपको या दुनिया में कहीं भी किसी को भी सुरक्षित रूप से वापस भेज पाने में सक्षम हों। अगर आप टेक्सास ई नोटरी चुनते हैं तो हमें कुछ भी मेल करने की पूरी तरह से आवश्यकता नहीं होगी, या हमें कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस हमारे संपर्क पेज पर अपलोड कर देंगे 3 दस्तावेज: आपका ई नोटराइज्ड भुगतान कार्ड की कॉपी और आपकी प्रमाणित कॉपी एफिडेविट जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटराइज होती है, एक प्रीपेड रिटर्न फीडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल पीडीएफ फॉर्मेट में, और तीसरा हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज का पीडीएफ। तो जब आप हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाते हैं, अपने कंप्यूटर से सीधे प्रिंट आउट निकालने के बजाय आप प्रिंटर विकल्पों में आसानी से जाकर और फिर वहां सेव एज पीडीएफ पर क्लिक करें, जिससे वह फाइल सुरक्षित तरीके से सेव हो जाएगी। इससे ऑर्डर फॉर्म पीडीएफ में सेव हो जाएगा, जिसे आप हमारे संपर्क करें पेज पर अपलोड कर सकते हैं। अब आपको कुछ भी मेल करने, कहीं जाने या गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आप ये सब अपने अपार्टमेंट, अपने घर या दुनिया में कहीं भी जहाँ आप रहते हैं, वहीं से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान और सरल है। अब अगला है दूसरा चरण जो है शिपिंग निर्देश। ये दूसरा चरण है। मैं आपको बताऊंगा कि आप दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हम दस्तावेज आपको कैसे वापस भेजेंगे। तो शिपिंग भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया, लेबल बनाने और आपके कार्यों के बारे में बताऊंगा। ये इस पर निर्भर है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज, अपोस्टिल या तीनों प्राप्त कर रहे हैं। उदाहरण के लिए गैर हेग देश के लिए आपको लीगल प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसे दस्तावेज वैधीकरण या सत्यापन कहा जाता है। और अगर ये राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए, तो आपको इसे टेक्सास राज्य स्तर पर करवाना होगा, फिर यूएस, पहले विदेश विभाग और फिर उस देश के दूतावास में। और ये तीसरा और अंतिम चरण है। तो मैं आपको ये सब बताने जा रहा हूँ कि आपको शिपिंग कैसे करनी है, तो अपने दस्तावेज हमें भेजने के लिए। आमतौर पर इसके केवल 2 तरीके होंगे। पहला, जो सबसे आसान तरीका है और जिसे हम 99% लोगों को सलाह देते हैं, वह है कि आप ओवरनाइट करें या अपने दस्तावेज हमारे ऑस्टिन पते पर मेल करें, जो हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज और शिपिंग निर्देशों पर दिया गया है। या अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने दस्तावेज हमें खुद भी दे सकते हैं। फिर से, ये प्रक्रिया के बारे में नहीं बताता जिसे हम तीसरे चरण में समझाते हैं। ये प्रक्रिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता, चाहे आप मेल करें या खुद जमा करें। ये वॉक इन सेवा नहीं है। हमारे ऑफिस से तुरंत अपोस्टिल नहीं मिलता। ये केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या संबंधित विदेशी दूतावास में ही होता है। और हम सभी लीगलाइजेशन अपने डी.सी ऑफिस में करते हैं। डी.सी में सभी विदेशी दूतावासों में, जहां 99% विदेशी दूतावास विश्व के विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। तो अगर आप अपने दस्तावेज हमें भेजने जा रहे हैं, तो कृपया पोस्ट ऑफिस का उपयोग न करें। अमेरिकी डाक सेवा का इस्तेमाल ना करें। वे अक्सर दस्तावेज खोते हैं। हर साल वे अरबों का नुकसान उठाते हैं। वे अयोग्य हैं। वे अविश्वसनीय हैं। उनका उपयोग न करें। अपने दस्तावेज हमें न भेजें और न ही वापस मंगवाएं, क्योंकि उनकी ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम फेडेक्स या यूपीएस के उपयोग की सलाह देते हैं, लेकिन अगर आप यूरोप, दक्षिण या सेंट्रल अमेरिका में हैं, तो वहाँ डीएचएल बहुत लोकप्रिय है। लेकिन फिर भी सबसे विश्वसनीय कौन है? हम इनकी सलाह देते हैं, इनके साथ रोज शिपिंग करते हैं और हजारों दस्तावेज भेजते हैं। हमारे क्लाइंट 6 महाद्वीपों में हैं, सिर्फ अंटार्कटिका बचा है। वो है फेडेक्स। वे अब तक सबसे विश्वसनीय हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज ना तो खराब हों और ना ही खो जाएं, तो वे सबसे विश्वसनीय हैं। और अगर आप दस्तावेज भेज रहे हैं, तो वे सबसे सस्ते भी हैं। अमेरिका में बहुत ज्यादा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम अपने डी.सी कार्यालय में शिपिंग करते हैं ऑस्टिन टेक्सास से। ये टेक्सास के बीचों बीच है, जितना दूर आप जा सकते हैं पूरे देश के पार, अटलांटिक महासागर से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक। फेडेक्स द्वारा 2 दिन में दस्तावेज भेजने के लिए हमें $10 और 95 सेंट का खर्च आता है। हमारे डी.सी कार्यालय। यूपीएस चुने तो डिलीवरी समय वही होगा, पर लागत $40 से ज्यादा होगी। डाकघर से $20 से ज्यादा लगेंगे। ये लगभग $23 है। ये 2 बार से अधिक है। इसलिए यदि आप दस्तावेजों का उपयोग कर रहे हैं, तो यूपीएस और डाकघर की तुलना में फेडेक्स का उपयोग करना कहीं अधिक सस्ता है। अगर आप इसे 1-2 दिन में जल्दी कर रहे हैं, तो लोग इसे नहीं समझ पाते। ये केवल तभी है जब आप फेडेक्स वन विकल्प का उपयोग करते हैं, और हमारे शिपिंग पेजों पर, हमारे वीडियो में वे इसे विस्तार से बताएंगे। मैं इसे समझाने जा रहा हूँ। तो ये वे लिंक हैं जिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, लगभग 15 से 20 मिनट का एक और वीडियो। ये आपको ऐसी चीज के बारे में बताएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर भी नहीं बताते। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स और एक वीडियो है, जिसमें स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से बताया गया है कि आप fedex.com या ups.com पर कहीं से भी प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आप ऑनलाइन जाकर एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं और फिर आप उसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं, या आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और जो पीडीएफ वे आपको देते हैं उसे ईमेल कर सकते हैं। ये केवल एक पीडीएफ ही होता है। आप हमें शिपिंग लेबल वर्ड डॉक्यूमेंट, जिफ, जेपेग या किसी भी अन्य फॉर्मेट में नहीं दे सकते। आपको वही ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए जो यूपीएस और फेडेक्स लेबल बनाते समय देते हैं। इन लिंक्स पर क्लिक करें। ये वीडियो और स्क्रीनशॉट्स से समझाएंगे कि आप यह प्रक्रिया कैसे पूरी करें। ठीक है। और फिर अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेज रहे हैं, तो आपको आमतौर पर कस्टम्स इनवॉइस या कस्टम्स रसीद बनानी होती है। ये आपको करना ही होता है। आप इन लिंक पे क्लिक करें। ये वाला फेडेक्स के लिए और ये वाला यूपीएस के लिए है। हमने आपके लिए पहले से ही एक टेम्पलेट तैयार किया हुआ है, जिसे आपको बस भरना है और फिर उस पर अपना नाम और तारीख लिखें। बस इतना ही। ये आपके लिए पहले से ही तैयार किया गया है। देश के नियमों के अनुसार इसकी ज़रूरत नहीं होती, पर हम इसे करते हैं ताकि आप तैयार रहें। अगर आप अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दस्तावेज भेज रहे हैं, तो उदाहरण के लिए मेक्सिको को इसकी ज़्यादा परवाह नहीं है। आप चाहें तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें फेडेक्स की ज़्यादा चिंता नहीं होती। लेकिन बाकी देशों में ऐसा नहीं है, और कस्टम्स के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास वह दस्तावेज हो। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम शामिल नहीं कर सकते हैं।
मैं अपनी बात को एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ। आप हमारे नाम, फ़ोन नंबर, पता इनमें से कुछ भी अपने शिपिंग पर नहीं डाल सकते, जब हम इसे आपको वापस भेज रहे हैं। ये शिपिंग आपके लिए है। तो हमने आपके दस्तावेज़ का एपोस्टिल कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि ये आपको वापस भेजा जाए या किसी लॉ फ़र्म को या किसी दूसरे देश में भेजा जाए या किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी, कंपनी या सरकारी संस्था को, जहाँ भी आप चाहें कि हम भेजें, आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं। ठीक है? आप ही आयातक हैं और आप ही शिपर हैं। तो आप उस पर हमारा नाम नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर ये कस्टम्स से होकर जाता है तो हमें उसका बिल आ जाएगा और हमें वाक़ई उसका बिल आता है। सैकड़ों डॉलर्स, वो हमारा नहीं है। इसीलिए अगर हमारा नाम लिखा तो हम आपके दस्तावेज़ नहीं लौटाएँगे, ठीक है? इसे ऐसे सोचिए जैसे आप किसी को एक लिफ़ाफ़ा भेज रहे हैं जिसमें ऊपर बाईं ओर आपका नाम लिखा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आप प्रेषक का पता डालते हैं। मतलब अगर आपने जिस पते पर भेजा है वह गलत है और डाकघर उसे डिलीवर नहीं कर सकता, तो वे वो डाक आपको वापस भेज देंगे। बस यही एक चीज़ हम आपसे माँग रहे हैं। आप उस पर हमारा पता नहीं डाल सकते, आपको कोई भी दूसरा पता इस्तेमाल करना होगा। आप अपने दोस्त, परिवार, साथी या किसी बिज़नेस का पता डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस पर हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। आप अपनी जानकारी डाल सकते हैं, लोग यही करते हैं। आप टू और फ्रॉम दोनों में अपना पता डाल सकते हैं। जैसे कि आप इसे यूरोप भेजना चाहते हैं और आपका कोई दोस्त या परिवार अमेरिका में रहता हो। आप उनका पता इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तभी करें जब आपकी डाक वापस लौट आई जाए। उन्हें वापसी का पता चाहिए। कस्टम्स के लिए भी किसी का पता होना ज़रूरी है, ताकि शुल्क न चुकाने पर वे बिल भेज सकें। वैसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप हमारा पता नहीं दे सकते। ये बहुत ही आसान है। और फिर से इन दोनों में आप इस पे क्लिक करेंगे, हम बताएँगे कि इसका क्या मतलब है और इसे कैसे करना है। फेडेक्स या यूपीएस पर ऑनलाइन प्रोसेस करते समय वे आपसे पूछेंगे कि यह कहाँ से भेजा जा रहा है। आप बस हमारा पता या फ़ोन नंबर वहाँ नहीं डाल सकते। ये बहुत आसान है, लोग रोज़ करते हैं। कहते हैं ये मुमकिन नहीं, पर आप कर पाएँगे, बस तरीका सही नहीं है। बस हमारे निर्देशों का पालन करते हुए इसे ऑनलाइन करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर न जाएँ, क्योंकि अक्सर उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे क्या कह रहे हैं। हमारे लिए ये हर एक दिन दुनिया के हर देश से किया जाता है। आप ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, लेकिन हमारा पता इस्तेमाल किए बिना, क्योंकि फिर से आप लेबल ऑनलाइन बना रहे हैं और आप ही इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। हम नहीं, हम तो बस आपके लिए फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल में इसे जमा करवा रहे हैं। इसलिए आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि तब तकनीकी रूप से फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल की नज़र में हम ही आयातक बन जाते हैं, हम ही शिपर बन जाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है और हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति, हमें यह स्वीकार्य नहीं है। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता बिल्कुल ना डालें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल भी शिप नहीं करेंगे, हम इसे वापस शिप नहीं करेंगे। हम बताएँगे कि आपको नया लेबल भेजना होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर पर हमारा पता या फ़ोन नंबर है, तो यह गलत है। विदेशी शिपमेंट के लिए हम इसे वापस नहीं भेजेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप जल्दी में हैं और दस्तावेज़ वापस चाहिए, तो देरी हो सकती है। शायद आपको नया लेबल भेजने और हमारे संपर्क करने में कई दिन लग जाएँ। कृपया इन निर्देशों को मानें और इस प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर न डालें। शिपिंग के लिए बस इतना ही। ये फिर से बहुत आसान है। अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो बस हमें दें। सुनिश्चित करें कि आप हमें दस्तावेज़ छोड़ भी सकते हैं। आप हमें प्रीपेड लेबल दे सकते हैं और हम उन्हें वापस भेज देंगे। आप इन्हें खुद यहाँ छोड़ देते हैं, पर चाहते हैं कि हम इन्हें डाक से लौटाएँ। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। तो आप ऑनलाइन अपना शिपिंग लेबल बना सकते हैं और हमारे ऑस्टिन सेंटर आकर दस्तावेज़ छोड़ दें। फिर जैसा स्टेप 3 में बताया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रोसेसिंग में लगने वाले समय के अनुसार आपका काम हो जाएगा, या फिर फेडरल गवर्नमेंट या एम्बेसी को। तो हम निश्चित रूप से आपको वापस स्वदेश भेज देंगे। यही इसकी पूरी निर्धारित प्रक्रिया है। ये स्टेप 3 है। मैं आपको हमारी मौजूदा कीमतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। और अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं और हमारी काम पूरा करने की समय सीमा, यानी टर्न अराउंड टाइम्स, जो आज 30 नवंबर 2025 की हैं, तो ये कैसे काम करेगा और समय क्या होगा? अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो आपको जो करना है वो ये है कि आपको आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा, जो आप ऑनलाइन करते हैं, जिसे आप यहाँ नीचे क्लिक करके निकाल सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुंच जाएंगे और यही आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसे प्रिंट करना है। और वहाँ एक और वीडियो भी है जो बताएगा कि ऑन ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है या बाकी सारी चीज़ें कैसे करनी है। तो अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें डाक से भेजने वाले हैं, जो ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं, हमें भेज दें। अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें व्यक्तिगत रूप से देने आ रहे हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती और मैं इसके बारे में आगे बताऊँगा। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफिस में दस्तावेज़ जमा करने आ रहे हैं, जो कि हमारा एकमात्र स्थान है, न ह्यूस्टन, न डलास, सिर्फ ऑस्टिन ऑफिस, तो आप वहाँ दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं।
अपने दस्तावेज, तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं तो आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और उसे अपने दस्तावेजों के साथ लाना होगा। और अब मैं हमारे कार्टोन ऑफ टाइम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सेम डे सर्विस का मतलब है कि हम आपके कानूनी दस्तावेज टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फाइल करेंगे अगर हमें आपके दस्तावेज दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक, जिसमें कोई भी प्रमुख संघीय या राज्य अवकाश शामिल नहीं है। तो जब भी सचिवालय खुला हो, और वे वास्तव में सिर्फ संघीय और राज्य अवकाशों से भी ज्यादा दिनों के लिए बंद रहते हैं। जैसे इस साल 4 जुलाई के लिए वे 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को बंद थे। वो कोई संघीय अवकाश नहीं था। और इस हफ्ते बुधवार को थैंक्सगिविंग से पहले वे बंद थे, और वह भी कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद रहते हैं। ये कोई संघीय छुट्टी नहीं है, पर वे बंद हैं। इस हफ्ते वे 3 दिन बंद हैं और क्रिसमस पर भी 3 दिन बंद रहेंगे। उन्होंने क्रिसमस ईव से पहले ही घोषणा कर दी है। क्रिसमस ईव का दिन कोई सरकारी छुट्टी नहीं है। बंद होने पर हम आपके दस्तावेज फाइल नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखें ताकि आपको टर्न अराउंड समय पता हो। कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज तब तक फाइल नहीं कर सकती जब तक राज्य सचिव कार्यालय खुला ना हो। तो अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार, जब वे खुले होते हैं, दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम गारंटी देते हैं। अगर हमें वे 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें टेक्सास राज्य में फाइल कर देंगे। फिर उनके टर्न अराउंड समय के अनुसार वे बदलते रहते हैं। हम इसका नियंत्रण नहीं करते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि वे कितनी जल्दी इन्हें प्रोसेस करेंगे। अभी के लिए, और हम इसे हर महीने बदलते हैं। जैसे अभी कुछ घंटों में ये दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो भविष्य में 2026 या 2027 में देख रहे हैं, तो इस वीडियो में जो भी दिख रहा है उसे भूल जाइए। जो भी इस पेज पे लिखा है, यहीं पर वही वर्तमान में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए टर्न अराउंड टाइम है। और मैं इसे हमारे उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। तो अभी के लिए नवंबर 2025 में इसमें 0 से और 2 कार्य दिवस लगते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में। और मैं समझाऊंगा कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है? तो हम यहाँ कुछ परिदृश्य देते हैं। अगर हमें आपके कागजात डाक से या दोपहर 12 बजे तक ड्रॉप ऑन ऑफ के जरिए मिल जाते हैं, तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर यह संभव है, हालांकि निश्चित नहीं, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टिल जारी कर दे। तो सैम डे का मतलब है 0, यानी हम आपके दस्तावेज उसी दिन दोपहर या उससे पहले प्राप्त कर लेंगे। हम उसी दिन उसे फाइल करेंगे, और संभव है कि वे उसी दिन अपोस्टिल जारी कर दें, और हम उसी दिन आपको वापस मेल कर देंगे। यही 0 दिन है। या फिर हमारे आवेदन जमा करने के बाद उन्हें अपोस्टिल जारी करने में कम से कम 2 कार्य दिवसों का समय लग सकता है। ठीक है। तो मैं यहाँ हमारे उदाहरण समझाने जा रहा हूँ। तो परिदृश्य 1, हमें आपके दस्तावेज सोमवार को हमारे दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑफ समय से पहले या उसी समय मिल जाते हैं, और फिर हम उसी दिन उसे फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या तो अपोस्टिल जारी करेंगे आपके दस्तावेजों पर उसी दिन, जो कि 0 दिन है, या फिर अगले कार्य दिवस पर, जो 1 दिन या 2 कार्य दिवस हो सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये बुधवार को मिलेगा और उसी दिन आपको वापस मेल कर दिया जाएगा। तो ये सबसे अच्छा स्थिति है अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है। ठीक है? दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर 12 बजे के बाद मिलता है सेंट्रल टाइम के अनुसार, तो अगर आप हमें मेल करते हैं और हमें ये 2-3 बजे दोपहर में यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल से मिलता है, या आप हमारे ऑफिस में 2, 3, 4 या 4:55 बजे छोड़ जाते हैं, हमारे पास लोग ठीक 5 बजे से पहले भी आते हैं। अगर आप उसी सोमवार को दस्तावेज छोड़ते हैं, तो हम उसे अगले दिन ही फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस में फाइल करेंगे, और फिर वे उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं, यानी 0 दिन लगेंगे। वे इसे अगले कार्य दिवस में, यानी 1 दिन या 2 कार्य दिवस में भी जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे गुरुवार को उठाकर आपको वापस मेल कर सकते हैं। तो फिर से दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे दोपहर से पहले या बाद में मिले, ये बुधवार या गुरुवार को होगा। तो फिर से सबसे खराब स्थिति में, जब तक कोई ज़ॉम्बी प्रलय, ओआरसी विद्रोह या एलियन आक्रमण ना हो, अगर आप इसे सोमवार को करते हैं, तो ये गुरुवार को आपको वापस मेल कर दिया जाएगा। चाहे जो भी हो, इसे सोमवार को आपको वापस मेल कर दिया जाएगा। तो इसे एक बार फिर समझ लेते हैं, ये बात बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप मेल करने के बजाय सीधे हमारे ऑस्टिन कार्यालय में आकर दस्तावेज जमा करते हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती। असल में दस्तावेज ड्रॉप ऑफ या मेल से मिले दोपहर से पहले या बाद में, प्रोसेसिंग का समय बिल्कुल वही रहेगा। बहुत से लोग वेबसाइट पढ़े बिना यह सोचकर आ जाते हैं कि उनका काम उसी दिन पूरा हो जाएगा, पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मामला होने के कारण यह संभव नहीं है। ये उन पर निर्भर है। वे तय करेंगे कि इसे उसी दिन जारी करेंगे, अगले दिन या 2 दिन बाद। कृपया, जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा कि हमने स्टेप 2 में बताया है कि कैसे करना है। ठीक है? और ये कीमतें आज की तारीख के अनुसार हैं। ये कीमतें अगले साल 2026, 2027 या 2028 में बदल सकती हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों। लेकिन इस वीडियो में जो कहा गया है, उस पर न जाएं, बल्कि जो यहाँ लिखा है, उसी के अनुसार चलें। जो भी यहाँ लिखा है, ठीक यहीं।
इस समय यहाँ जो भी लिखा है वही वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज के लिए अगर आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से एक दस्तावेज का अपोस्टिल करवाना है तो उसकी कीमत $95 है और इसमें सभी फाइलिंग फीस शामिल हैं। तो आपको हमें कोई चेक, मनी ऑर्डर या कैशियर का चेक नहीं भेजना है। आपको राज्य की फाइलिंग फीस के लिए हमें पैसे नहीं भेजने हैं और आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी है। आपको हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजना है। हमारे अपने फॉर्म हैं और हम फाइलिंग फीस का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ $95 है, बस इतना ही। कोई टैक्स नहीं है, ये सिर्फ $95 है, यही आपको देना है। ज़्यादा दस्तावेज़ों पर इसमें छूट मिलती है और ये बस एक आपके लिए एक आसान सा चार्ट। अगर एक दस्तावेज़ है तो $95 हैं, 2 अपोस्टिल्स के लिए 170 और 3 की कीमत 245 है और इसी तरह आगे बढ़ता है। ये मौजूदा कीमतें हैं, बस यही है। और अतिरिक्त दस्तावेज़ों के लिए $75 लगेंगे। और जब आप ऑर्डर के लिए तैयार हों, तो इस बटन को दबाएँ और यह आपको हमारे ऑर्डर फॉर्म पर ले जाएगा, टेक्सास अपोस्टिल्स के लिए। और फिर से ये केवल टेक्सास के लिए है। ये संघीय या कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण के लिए नहीं है। कॉर्पोरेट दस्तावेज़ों के अपोस्टिल या दूतावास शुल्क के लिए। ये विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास दस्तावेज़ों के लिए है। इसीलिए टेक्सास के नोटरी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज या टेक्सास की किसी संस्था, शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज जैसे टेक्सास का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक का आदेश, आपराधिक रिकॉर्ड, चेक, ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी आदि। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।